क्वेश्चन नंबर 51। ओके, ये आपके अध्यादेश से संबंधित है। 1, 2, 3 आर्टिकल, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़ेंगे, क्या है। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। यस, क्योंकि इसकी पावर बिल्कुल संसद से बनाए गए अधिनियम के बराबर होती है, कानून के बराबर होती है। ठीक है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। नहीं, क्योंकि आर्टिकल 13B में क्या लिखा हुआ है, कोई भी कानून, कोई भी प्रथा, कोई भी चीज जो मूल अधिकार का हनन करेगी वो उस सीमा तक शून्य हो जाएगी या उस सीमा तक उसका प्रभाव नहीं रहेगा। याद आ रहा ना 13B। तो नहीं कर सकते। अध्यादेश पिछली तारीख से लागू हो सकते हैं। एस, इसे हम बोलते हैं भूतलक्षी प्रभाव, क्योंकि जो अध्यादेश होते हैं उनका प्रभाव बिल्कुल संसद द्वारा बनाए गए कानूनों जैसा होता है। ठीक है। और कानून भूतलक्षी भी हो सकते हैं, जो काम हो चुका है उससे रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हर कानून भूतलक्षी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। आपको पता होगा आर्टिकल 22, वो आर्टिकल 20 उसमें जो किसी का क्या है, उसमें आर्टिकल 20 याद आ रहा है किसी को। शुभम, कोविड हो गया बेटा, कैसे हो अब। कोविड कहाँ पर हो और कहाँ पे कोविड फैल रहा है, ये भी पता नहीं चल रहा है ना आज के टाइम पे। बनारस में कोविड फैल गया। अब कैसे हो, ठीक हो ना। हाँ, दो सिद्धि का अधिकार। तो ये हॉस्पिटल से क्लास ले रहे हो। कैसे हो, अब तबीयत कैसी है। चलो ठीक है, कुछ नहीं, रेस्ट करो ना, कोई बात नहीं, जल्दी अच्छे हो जाओगे। ओके, चलो हम क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से वापस आ जाओ, है ना। चले, वापस आ जाओ बेटा। मैंने आप सबके तरफ से उसे गेट वेल सून बोल दिया है, जल्दी से सही हो जाएगा, है ना। कम टू बैक। फिर हमारे लिए 50 क्वेश्चन है ना, बहुत लंबा है, टाइम लगेगा ना। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। इजी, पहला वाला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही। गलत क्यों है, ये आर्टिकल 30B के अकॉर्डिंग गलत है। ये सही क्यों है, 23 के अकॉर्डिंग सही है। और ये भी 123 के अकॉर्डिंग सही है। भूतलक्षी प्रभाव, और वो मैं बता रहा हूँ, सारे अध्यादेश भूतलक्षी नहीं हो सकते हैं। वो आर्टिकल 20 में उसमें रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि उसमें क्या दिया गया है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट के लिए आपको सजा मिली है तो वो उस टाइम के कानून के हिसाब से मिलेगी। सपोज किसी ने कल चोरी की है, आज चोरी कर ली है, ठीक है, और कल कोई कानून पारित हो गया तो उसे आज के कानून के द्वारा सजा नहीं मिल सकती है। उसे सजा उस टाइम के कानून के हिसाब से ही मिलेगी, और क्या पता उस टाइम वो अपराध ना भी हो तो सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। तो क्रिमिनल जितने भी लॉज होते हैं उनका कभी भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है, कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आर्टिकल 20 उन्हें रोकता है। ठीक है।
तो सारे तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है, जैसे सिविल मामले होते हैं। सिविल मामले जितने भी होते हैं, वो भूतलक्षी प्रभाव उन पे हो सकता है। टैक्स से रिलेटेड भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है ना? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नाउ इसमें देखो, नाउ चलते हम। चलो, फर्स्ट हमने अरुणाचल प्रदेश पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, हमें समझ नहीं आया, ठीक है, लेट इट बी। नागालैंड के लिए पढ़ा और हमने पढ़ा, वेरी गुड। हमें समझ आया कि नागालैंड अ, कोई भी राज्य तभी बनता है, जो नया राज्य बनता है, जिससे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही बनता है ना? आपको पता है कि आर्टिकल 1 में बदलाव करना पड़ता है एंड आर्टिकल 4 में बदलाव करना पड़ता है। कोई भी राज्य बनाया जाता है तो किन 2 आर्टिकल्स में बदलाव होता है? आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 में बदलाव करना पड़ता है। आर्टिकल 4 में क्या है? राज्य को उसके हिसाब से राज्यसभा की सीटें अलॉट करने वाला, है ना? हाँ, तो ये हो गए। नाउ तो इसका मतलब ये सही है, वो सभी राज्यों के लिए लगता है। अब त्रिपुरा को देखेंगे आप। त्रिपुरा के बारे में क्या लिखा? 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके थ्रू बना था। आपको पता है कि असम एक लौता राज्य था वहां पर। असम से बाद में सारे सेवन सिस्टर निकल के आए। तो इसका मतलब इस टाइम तो केवल असम ही बना था, तो ये त्रिपुरा इस टाइम नहीं बना था। तो ये गलत, ये सही। अब हम अरुणाचल प्रदेश वाले को अच्छे से पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हम ये तो समझ गए कि ये वाला नहीं हो सकता और तीनों सही नहीं हो सकते। इन दोनों में अब हमारा पैंच फंस रहा है। हम ट्रिक बता रहे हैं, हम आंसर बता सकते हैं, लेकिन हम आप तक पहुंच रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ईटानगर, वेरी गुड। और यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं। आप लोगों को 2 नेशनल पार्क के नाम भी याद होंगे, क्या पता, बहुत सारे लोगों को। तो ये भी सही है और ये 2। लेकिन मैंने जो पहले ही आप लोगों को आंसर तक ले गए, कैसे ले गए? ये तीनों सही नहीं हो सकते, कोई भी सही नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे थे। सपोज हमें नहीं पहला वाला आ रहा है, तो हम तुक्के की तरफ जा सकते हैं, और तुक्के की तरफ गए तो हमारे पास 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस आ गए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी सही हो गई, है ना? आते हैं अब क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, 1 2 3। अंतरराज्यीय परिषद 263 आर्टिकल। सुरक्षा परिषद, नो आर्टिकल। क्षेत्रीय परिषद, नो आर्टिकल। क्षेत्रीय परिषद इसी से बनी थी, 1956 के पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, उसी में बनी थी ये। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बॉडी नहीं है। अब कौन सी इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बताओ, कौन सी अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बची? केवल एक बची, वो भी कौन सा? अंतरराज्यीय परिषद। आपको पता है ना, आर्टिकल 623 और 263 और 262, इसमें नदियों वाला है और इसमें इससे रिलेटेड है ना? केंद्र राज्य संबंध में जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। पॉलिटी भी ठीक आई इस बार, ज्यादा टफ नहीं है। पॉलिटी पिछली बार ज्यादा इजी थी, इस बार पॉलिटी उतनी इजी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी, है ना? नाउ कम टू दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर, राज्यपाल। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार काम कर सकता है। ओके, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 200, है ना? ये राज्यों को कुछ विवेक देता है ना? इसके अलावा राज्यों को अनुसूची अनुसूची 5 है ना? अनुसूची 5 के अनुसार, या उसमें कुछ क्षेत्र होते हैं, उनमें विशेष अधिकार होता है राज्यपाल को। तो सही है ये कुछ मामलों में,
विवेकानुसार कार्य करने, लेकिन राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल भी विवेकानुसार काम करने के लिए स्पेस नहीं दिया गया है। नाउ लुक एट सेकंड्स। भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, भले ही वह संबंधित राज्यपाल द्वारा ना भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? नहीं, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। जब राज्यपाल भेजता है आर्टिकल 20 201 के थ्रू, 201 के थ्रू जब वो राज्यपाल को भेजता है, राज्यपाल भेजता है राष्ट्रपति को, तब वो आरक्षित कर सकता है। तो ये एक ही सही है, आंसर केवल वन। नाउ ये तो बहुत इजी है, सब लोग कर सकते हैं। अब इसका आंसर जल्दी से पढ़िए, आंसर बता दीजिए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। आई थिंक ये आर्टिकल 51 में है, 50 या 51 में, मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये 51A के अंतर्गत जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसमें है, और ये आर्टिकल 23 का हिस्सा है। तो तीनों सही है। 50 है ना? हाँ, मुझे 51 याद आ रहा। 51 इंटरनेशनल, अच्छा उससे है, इंटरनेशनल संबंधों वाला है। ओके, 24, ओके। चले चलें आगे। 24 23 मतलब वही जो एक 23 24 का एक ही ब्लॉक है ना वो कानून। चले हम नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटी अच्छी आई है, ज्यादा टफ नहीं थी पॉलिटी इस बार। और पॉलिटी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और डायरेक्ट फैक्ट भी ऐसे नहीं थे कि कंफ्यूजिंग ज्यादा फैक्ट हो। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अभी अनुसूची 5 की हमने बात की है। ये अनुसूची 5 आपको पता होगा, जो विशेष क्षेत्र होते हैं उनके। हाँ हाँ, मानव, वो 23 और 24 का एक ही ब्लॉक है, मानव दुर्व्यापार और ये वाला। ना, चलिए, अनुसूची 5 से ऐसे क्षेत्रों में राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देते हैं और एक नहीं। राज्य की कार्यपाल शक्ति पूरी तरीके से नहीं होती है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और वो मॉडिफाई होके तरीके से जाती है। पूर्णता वैसे नहीं जाती जैसे वहां जाती है, मॉडिफाई, तो ये गलत है। संघ की सरकार राज्यपाल को प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है, एस। सेकंड सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। अब ये तो, इसमें मुझे लग रहा है एक भी सही नहीं है। ये मैच द फॉलोइंग होता तो मैच द फॉलोइंग हो जाता है ऐसे, ऐसे। तो ये मैच द फॉलोइंग नहीं है, हमें यही देखना था ये सही है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 58 पर आओ। 7वीं अनुसूची, जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में विषयों का बंटवारा करती है। सूची 1 किसके बारे में? संघ सूची के बारे में। सूची 2 किसके बारे में? राज्य के बारे में। सूची 3 किसके बारे में है? समवर्ती सूची। ठीक है, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ओके, और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। ये 3 चीजें हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। ये तीनों पढ़ लिया आपने। नाउ क्वेश्चन देखिए आप। ये जो हम 368 में संविधान संशोधन होता है, उसका विशेष संविधान संशोधन वाला, मतलब
संसद के द्वारा पारित हो 2/3 मेजॉरिटी से, उसके अलावा कम से कम आधे राज्यों के द्वारा समर्थित हो, कम से कम आधे राज्यों द्वारा। तो इनमें से कौन-कौन से वो हैं जो इस तरीके से संशोधन किए जाते हैं? तो आंसर है ए, संघ सूची में कोई बदलाव हो। संघ सूची में बदलाव कैसे होगा? कोई समवर्ती सूची का विषय संघ सूची में डाला जाए या राज्य सूची का विषय संघ सूची में डाला जाए, तो राज्यों की सहमति इसमें आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या था? किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना, है ना? तो उसके लिए भी राज्यों से अनुमति की उसमें जरूरत होती है। और जो तीसरा वाला पॉइंट है, राज्यपाल के पदों के लिए शर्तें, ये तो संसद अपने अधिनियम के द्वारा बना सकती है, या संसद संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो हो गए। अब नेक्स्ट ऑफ 59 पर संविधान संशोधन समझ रहे हैं ना? दो तरीके का संविधान संशोधन होता है, वैसे तीन तरीके से हो जाता है, लेकिन 368 में दो तरीके से संविधान संशोधन दिए गए हैं, है ना? एक में केवल पार्लियामेंट अपने विशेष बहुमत से पारित कर लेती है। दूसरे में क्या है? विशेष बहुमत चाहिए 2/3 और उसके साथ राज्यों की सहमति चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 पर आओ। राज्यपाल से बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। नाउ ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के लिए भी और उसके लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति के लिए भी सेम ही है और इसके लिए। लेकिन ये किसके लिए? राज्यपाल का काम करते हुए। ऐसा नहीं कि उसने व्यक्तिगत कोई मर्डर कर दिया और कुछ कर दिया तो हमें इम्यूनिटी मिलेगी, नहीं। ये उसकी कार्यपालिका शक्ति जो एज अ राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसे मिली है, उनके निर्वहन के लिए। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आपने इस अधिनियम पे क्यों साइन कर दिए थे, आप वो हो गया, नहीं। उसके लिए आप किसी न्यायालय में राज्यपाल को नहीं घसीट सकते, नहीं, ठीक है। यस, 361 इम्यूनिटी ऑफ राज्यपाल और राज्य प्रमुख। सेकंड पढ़िए। राज्यपाल के विरुद्ध, ये 361 का ही हिस्सा है, ये वाला सेकंड वाला हिस्सा 361 का ही है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी का, ये क्या है, रेज क्यों हो रहा है ये? राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई डांडिक, हाँ, ये हो गया, सही है, ये सही है। हाँ, अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। किसी राज्य विधान मंडल के सदस्य, हाँ, न्यायालय में, बिल्कुल। आप संसद में, पार्लियामेंट में कुछ भी बोलते हैं, उसके लिए आप किसी न्यायालय में, कौन सा 221 या 220, कौन सा आर्टिकल है? जल्दी बताओ। नहीं, आर्टिकल राज्य है ना, तो 105 कैसे आ जाएगा? इसमें 89 ऐड कर दो तो आ जाएगा। 89 ऐड करो, क्या आ जाएगा? 194। आपको पता है बहुत सारे जो सेंटर के आर्टिकल्स हैं उसमें 89 ऐड कर दो तो स्टेट के आर्टिकल्स आ जाते हैं। बताया होगा किसी ना किसी टीचर ने, कभी तो बताया ही होगा एक ट्रिक के रूप में। बताया था किसी ने? नहीं बताया ना? कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें 89 ऐड कर दो। देखो मैंने 89 ऐड किया और 94 निकल के आ गया। आप देखना इस चीज को। पहली बार किसी ने बताया क्या? लेकिन सारे आर्टिकल्स में नहीं लगता, ध्यान रखना, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, है ना? और सारे आर्टिकल्स में नहीं लगता है। आप एक एक पेज पर कैसे करना, मैं एक पेज लेके बताता हूँ। एक पेज लो और इस साइड स्टेट के आर्टिकल्स लिखो सारे, जहां राष्ट्रपति स्टार्ट होता है 52 से, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स मिसमैच होंगे। राज्यपाल किस में है? राज्यपाल कौन से आर्टिकल में है? 59, 153, ओके।
अब स्टार्टिंग में कुछ चीजें चेंज हैं। देखो, अध्यादेश 1 2 3, इसमें 89 ऐड करो, ऐड करो, टू, एक, वन, क्या जाएगा? इसमें कितने में है अध्यादेश? 89 ऐड करना है, इसमें कितना आएगा? टू आ जाएगा, वन, और इधर फिर टू आ जाएगा। नहीं, 2 3 में है ना? हाँ, कुछ आर्टिकल छोड़ के ऐसा है कि आप 89 ऐड करते हैं, कुछ में है, आप उस चीज को याद रखना, है ट्रिक है ऐसा कुछ। अब मैं अभी कोई फोटो लूं और बताऊं तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें आता है, ये ट्रिक आती है। देखना, थोड़ा सा फील करना। चलते हैं, मानते हैं। हम्म। ये ये वाला मिसमैच वाला होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। क्योंकि मैंने अब एग्जाम नहीं दिया है तो मैंने रट्टा नहीं मारा ना, ये सारी चीजें बार बार रिवाइज करने की आर्टिकल्स है ना। हाँ, बिल्कुल करो। क्वेश्चन, हाँ, हम यहाँ थे, इनमें तीनों सही हैं। डी, 60, क्वेश्चन नंबर 60। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेट्रोलियम एंड गैस, और पेट्रोलियम और एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें उत्पादन उत्पादन हटा दो, ये केवल डाउन स्ट्रीम मार्केटिंग वगैरह का काम करता है, उत्पादन के बाद की जो चीजें होती हैं उस पर पूरा काम करता है। तो आप देख सकते हैं उत्पादन उत्पादन हटा के दो बच रहे हैं, केवल दो सही है। नहीं, ये बोर्ड जो है वो उत्पादन के बाद की सारी चीजों को काम करता है, रिफाइनिंग करता है, मार्केटिंग करता है, सब कुछ करता है। ये वाला बोर्ड उस पर काम नहीं करता, रेगुलेटरी बोर्ड है ना, ये वाला। चल, हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ना, ये देखो, हमारे क्वेश्चन आ गए हैं जो बिल्कुल क्लास में हमने एट पढ़े थे। नाउ लुक एट दिस। इस बार कैलकुलेशन के साथ आए हैं, हमने कैलकुलेशन के साथ भी पढ़े थे, है ना। तो बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ आए हैं। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, राजस्व घाटा कैसे निकाल लेंगे? या करेक्ट। ना, 10,000 करोड़ रुपए का उधार ग्रहण किया है सरकार ने। वो उधार किस चीज के लिए सरकार ग्रहण करती है? राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए। तो राजकोषीय घाटा दूसरा सही। ना, अब हमें क्या निकालना है? प्राथमिक घाटा। मैंने कहा था चारों घाटाओं को बहुत अच्छे से करना था, और कई बार मैंने बोला था कि अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो, इनकी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से करना, याद होगा। और क्लास में भी हमने बहुत अच्छे से किया था। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा में क्या था कि जो हमने ब्याज दिया है उस ब्याज को राजकोषीय घाटा से घटा देंगे। तो राजकोषीय घाटा से घटा दो, 10,000 से ब्याज कितना दिया? 6,000। तो प्राथमिक घाटा कितना बचा? 4,000 करोड़। और ये तो जस्ट हमने एग्जाम, जो हमारी लास्ट क्लास थी, आई थिंक 22 को लास्ट क्लास थी, हमने 21 को किया था ये सब। अब सोचिए आपके एग्जाम के 3 दिन पहले ये सब चीजें हम कर रहे थे। और हमने जब क्लास कर रहे थे तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी कर रहे थे। और फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ये क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट टाइम। और ये सारी चीज हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हमने क्लास में की है। और मैंने इतना बोला था कि घाटे वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं।
ठीक है, समझ आ गया? हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि आप लोग बाहर रहते हैं तो आपकी राजस्व वाली इनकम कैसे होगी और आपके पूंजीगत इनकम कैसे होगी, पूंजीगत व्यय क्या होंगे। वो एग्जाम्पल याद करो कि हम बाहर रहते हैं, घर से रुपया आ रहा है, इनकम आ रही है, रेवेन्यू इनकम, याद आ रहा है ना? ये बहुत अच्छे से किया था हमने और एट इट इज क्वेश्चन आए हैं ये। ठीक है, नाउ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि जो जितने लोग होंगे उन सबने अच्छे से किया होगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नाउ लुक एट दिस। भारत से मध्य एशिया नहीं, मध्य एशिया नहीं जाता है, मध्य एशिया नहीं जाता है क्योंकि मध्य एशिया कहाँ है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये सारे 5 कंट्रीज, वहां ये जाता ही नहीं है। लेटेड भारत से मध्य एशिया को चीन होते हुए नहीं, भारत से दक्षिण पूर्व एशिया बांग्लादेश होते हुए नहीं, ये भारत से यूरोप जाता है अजरबैजान होते हुए। देखो, इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तभी सही होगा आंसर। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। देखो मैं फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से देखना। लुक एट दिस। फर्स्ट आंसर हमें लग रहा है ईरान होते हुए जाता है, ईरान होते हुए जाता है, इतना सेंटेंस सही है। क्या ये मध्य एशिया जाता है? नहीं जाता। इसलिए सेंटेंस यूपीएससी में सारे क्वेश्चन, हमारे साथ भी ऐसा होता था जब हम प्रीलिम्स दे रहे थे, लास्ट ईयर भी हुआ कि हम आके बाद में माथा पटक रहे, अरे क्या कर दिया यार, जल्दबाजी में मैंने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में हमने ये नहीं किया, हमने ईरान देखा और हमने लगा दिया। लुक एट दिस, यही तो वो आपको देखना चाह रहा है। आपने ईरान देखा और लगा दिया। मैंने कई बार आपसे बोला है कि सारे ऑप्शंस को आपको अच्छे से रीड आउट करना था, सारे ऑप्शंस को। आपको आंसर मिल भी गया, फिर भी आपको एक दूसरे और जो अदर 3 ऑप्शंस हैं उन्हें भी पढ़ना था। कितना इजी क्वेश्चन था, जो करके नहीं आए वो भी बहुत, इन्हीं का ये बहुत, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं चाहिए जो वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत पुराने ट्रेडिशन वाले क्वेश्चन है। इसके बारे में ये क्वेश्चन नहीं छूटना था, ये क्वेश्चन आपको पूरा, बहुत सारे बच्चों ने ईरान देख के लगा दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने। लेकिन यही तो सीख है, यही तो आपको सीखना है कि ईरान तो देख लिया लेकिन मध्य एशिया देखा क्या आपने? और मध्य एशिया आपको पता था? आपको जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस के नाम हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि मध्य एशिया किसे बोलते हैं, मिड मिड मिडिल ईस्ट क्यों बोलते हैं, मिडिल ईस्ट कहाँ है, अरब कंट्रीज कौन से हैं, पर्शियन कंट्रीज कौन से हैं, या फारस की खाड़ी वाले खाड़ी कंट्रीज कौन से हैं। ये सब तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। मध्य एशिया मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये है ना, उन 5 कंट्रीज से नहीं जाती है। आंसर इज करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी जो मैंने आपको बताया था एग्जाम के पहले, वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है, आर्थिकी। ये आर्थिकी से ही क्वेश्चन है और वो इतनी अच्छी बुक आती है 20 पेज की, लेकिन उसे आप थोड़े दिन पहले मंगाइए, उसे रट्टा नहीं मारा जाता उसका। उसी से क्वेश्चन है, एथनॉल में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए है। ठीक है। विश्व के 2 प्रमुख उत्पादक देश ब्राजील और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक, ये कथन गलत हो गया क्योंकि यूएसए बड़ा है फिर ब्राजील है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है। अमेरिका में किस चीज का प्रोडक्शन होता है? मक्के का प्रोडक्शन होता है। तो मक्के का जो स्टार्च होता है उसको फैगमेंट करके हम एथेनॉल बनाते हैं। और ब्राजील में आपको पता है गन्ना उत्पादन बहुत होता है। तो ब्राजील में जो एथेनॉल बनता है वो किससे बनता है? गन्ने से बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन सेंटेंस सही है। तो अब आते हैं हम आंसर पे।
दोनों सही नहीं, दोनों सही नहीं, एक सही, दूसरा गलत नहीं, एक सही नहीं है, दूसरा गलत सही है। ठीक है, चलें, आगे चलें। ये क्या होगा? चलो, इस क्वेश्चन को देख, हम आपको बताते हैं। दो तरीके से टेम्परेचर को मापा जाता है। आई होप आपने साइंस में पढ़ा हो कभी, नहीं पढ़ा होगा क्यों, पढ़ लिया, मुझे नहीं पता आपने कभी पढ़ा है इस चीज को। टेम्परेचर को दो तरीके से नापते हैं। एक वन इज कॉल्ड ड्राई बल्ब, और एक को बोलते हैं बैड बल्ब। दो तरीके से नापते हैं। इन दोनों तरीके की अपनी अलग यूटिलिटी। जो टेम्परेचर मोबाइल में लिख के आता ना कि आज एटमॉस्फेयर में वो टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर है? ड्राई बल्ब। इसमें मतलब थर्मामीटर से डायरेक्ट, जो थर्मामीटर होता है ना, उससे टेम्परेचर सीधा नाप दिया जाता है हवा का, कि कितना टेम्परेचर है, और हम बता देते हैं। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करते हैं वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। एक बेड बल्ब टेम्परेचर होता है। इसमें क्या करते हैं, जो थर्मामीटर होता है ना, जैसे मान लो ये थर्मामीटर, इसके चारों ओर हमने गीला कपड़ा बांध दिया। क्या बांध दिया? गीला कपड़ा बांध दिया। अब टेम्परेचर ठंडा, ये जो थर्मामीटर है ठंडा कैसे होगा? जब गीला गीला कपड़ा में मतलब बाष्प बन के उड़ेगा, पानी तो ठंडा करेगा, है ना? इवेपोरेट करेगा, तो ठंडा करेगा, कूलिंग करेगा। हमने एक दिन आपको बताया था मटका वगैरह कैसे ठंडे होते हैं, कि पानी वहां से वेपोरेशन होता है, और वेपोरेशन होने के वजह से पानी को चाहिए होती है ऊर्जा, तो वो आसपास की एरिया की ऊर्जा सोख लेता है और पानी वेपोरेट होकर उड़ जाता है, जिससे जब वहां की ऊर्जा कम हो जाती है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। आई होप आपने साइंस में 9th और 10th क्लास में ये चीजें पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी हैं तो आप यहाँ पर भी कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे, साइंस में, ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें हम गीला कपड़ा बांध देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओ कितना कम हो रहा है। मान लो वेपोरेशन हो रहा है तो थर्मामीटर ठंडा होता जाएगा और टेम्परेचर गिरता जाएगा। यदि वेपोरेशन नहीं हो रहा है, मतलब हवा में क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। आपको बताया था कि हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब आर्द्रता ज्यादा है, तो वो और आर्द्रता नहीं सोख पाती है। आपको बताया था ना कि आर्द्रता की भी एक क्षमता होती है, किसी हवा की आप आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है, उससे ज्यादा वो आर्द्रता नहीं। तो ये जो होता है वो क्या दिखाता है, कि हवा में कितनी आर्द्रता है और उसका कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे आजकल जब हम गर्मी लगती है ना, जो इस टाइम मौसम है, हवा में क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चिप 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 फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी है, और वो हवा में जब ह्यूमिडिटी है तो हमारे पसीने को भी वो उड़ा के नहीं ले जा पा रही हवा, क्योंकि हवा के पास खुद इतनी आर्द्रता है कि वो आपके शरीर की आर्द्रता को नहीं ले जा पा रही है, इसलिए आप चिप चिप फील करते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ड्राई गर्मी पड़ती है, हवा आपके पसीने को भी उड़ा ले जाती है, और आप ऐसा फील करते हैं कि यार कितना रूखा-रूखा लग रहा है। लेकिन क्या इस टाइम आपको रूखा-रूखा लग रहा है? इस टाइम आपको रूखा-रूखा नहीं लगेगा। क्यों? इस टाइम हवा में आर्द्रता है, और वो आर्द्रता आपके शरीर की नमी को नहीं उड़ा रही है। तो आप ड्राई फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कैसा फील कर रहे हैं? वो जो चिप, 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 चिप टाइप का एक गंदा-सा फीलिंग आती है, पसीने वाली, है ना? तो जब हवा ड्राई होती है तो क्या होता है? हवा जल्दी से आपके पसीने को बाष्पो बाष्प में बदल के उड़ा ले जाती है। ठीक है? तो ये हो गया बेड बल्ब टेम्परेचर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जब हमने कॉन्सेप्ट को देख लिया है तो ना, बेड बल्ब टेम्परेचर 35 से अधिक होगा, ठीक है, विश्व बैंक ने चेतावनी दी। अब आते हैं इधर, सर्वाधिक संभावना प्रादीपीय भारत में, ओके, ठीक है, प्रादीप भारत में बाढ़, चक्रवात, इनकी
सूखे की बढ़ेगी। मानव सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी, पसीने के माध्यम से अपने शरीर ताप को निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक पसीना सूखेगा नहीं तो आपका शरीर ठंडा नहीं होगा, तो आपका टेम्परेचर रिलीज नहीं हो रहा। तो इसमें क्या लगा, मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी, मतलब सर्वाइवल मुश्किल होगा। क्यों? कि पसीने के माध्यम से हम अपना टेम्परेचर, अपने अंदर के ताप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कि टेम्परेचर, पसीना तो आएगा लेकिन पसीना सूखेगा नहीं वो हवा से, और जिसके वजह से हम बहुत घुटन फील करेंगे। आपको पता है वो कौन सी स्थानीय हवा है जिसे हम डॉक्टर बोलते हैं? जल्दी बताओ। और उसे हम डॉक्टर क्यों बोलते हैं? वो वही कारण लिखा हुआ है। कौन सी हवा है स्थानीय हवा जिसे हम डॉक्टर, वेरी गुड, हमटन। उसे हम डॉक्टर हवा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां बहुत उमस होती है, और वो हवा कैसी होती है, ड्राई होती है, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती, वो सहारा मरुस्थल से जा रही होती है। तो वहां जब जाती है तो वहां की हवा की आर्द्रता को वो सोख लेती है, और हवा में आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे लोगों के जो पसीने निकल रहे हैं तो लोगों को ठंडा फील होता है। आप हमेशा महसूस करेंगे जब अप्रैल मई की गर्मियां होती हैं तो कूलर काम करते हैं, लेकिन जून जुलाई में कूलर में और ज्यादा घुटन फील होती है, क्योंकि कूलर तो ह्यूमिडिटी फेंक रहा है ना, हवा को, ह्यूमिड हवा को फेंक रहा है वो। जब गर्मी है, चारों तरफ ड्राई है, तो कूलर की हवा ठंडी क्यों लग रही है? क्योंकि उसमें ह्यूमिड है, उसमें पानी है, तो आपको अच्छा फील हो रहा है। लेकिन जब चारों तरफ नमी है, चारों तरफ हवा में आर्द्रता है, और कूलर चला देते हैं तो उसमें भी ह्यूमिडिटी है, वो आपके शरीर के पसीने को सोखती नहीं है और ज्यादा चिपचिप फील कराती है, जिससे हमें कूलर की हवा अच्छी नहीं लगती, है ना? हाँ, जब लू चलती है तब ये चिपचिप वाले में अच्छा लगता है, वही सेम। इसमें आंसर सी हो जाएगा, दोनों ही सही है। ना फिर से एक क्वेश्चन आ गया, हमारा ही वाला क्वेश्चन आ गया, कूदते कानते हुए। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा आप लोग करें इसका आंसर, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी बताइए। जल्दी ट्राई करिए। कुछ लोगों ने ट्राई किया है, ओके। क्यों इकोनोमोफिबिया है बेटा? मेरे साथ पढ़ रहे हो, मुझे ही बोल रहे हो, कितना बुरा लगेगा मुझे। ये सारी चीजें इतने अच्छे से बताई हैं, इसमें क्या इकोनोमोफिबिया है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आंसर ट्राई करो, आंसर ट्राई करो, सारे लोग, जितने लोग हैं क्लास में, आई डोंट नो कितने लोग हैं, कम ही हैं, तो आंसर ट्राई करो जल्दी से। मैं देखूं कितने लोग जुड़े हुए हैं क्लास से, बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ए इज अ करेक्ट आंसर। हमें राजकोषीय घाटा दिया है, फिजिकल डेफिसिट दी है, और हमें प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। तो हमने क्या कहा था, फिजिकल डेफिसिट में से ब्याज को घटा दो, ब्याज जो दिया है वो घटा दो, आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट 50,000 करोड़ की है, और ब्याज हमें, ये जो नंबर दिया है ये केवल आपको फेक बनाने के लिए दिया है, कि कहीं आप फंस जाएं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी करना है हमें। ओके, ठीक है।
ना, फाइनेंस कमीशन। आप सारे पॉइंट पढ़िए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। और इस एक पॉइंट गलत से, क्योंकि आपको पता है 41 है, ये बिल्कुल सभी को याद होगा 41 है। अब आप काट दीजिए, दो नहीं आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए, ला आंसर निकल गया। इसलिए सारे ऑप्शंस को अच्छे, पहला ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, पढ़ लो अच्छे से, छोड़ो से अगला वाला पढ़ो, क्या पता अगले वाले एक ऑप्शन से आप पूरा क्वेश्चन कर जाएं। ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने अच्छे से किया था जब हम वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे थे। जल्दी से आप बता, है ना। इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, ये तो फिर आरटीजीएस और नेफ्ट हमने बताया भी था, और ये तो सारे लोग, आप लोग ने पढ़ा भी होगा। इसका आंसर बहुत इजी है, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शंस देखिए, इसमें केवल पहला मुझे लग रहा है सही होगा ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 68, और 68 का बनी सही है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। नाउ इसमें आपको ये है, दो हैं, और कौन से देश में चल रहा है यूबीआई? जल्दी बताइए। सिंगापुर में आ गया, ओके। नाउ और कौन से में चल रहा है? बांग्लादेश में भी चल रहा है। ओके, तो केवल तीन आंसर हो जाएगा। ये बिजली वाला, पीएम सूर्य ऊर्जा वाला, इसमें देखिए आवासीय सेक्टर में करोड़, 1 करोड़ घरों को छत, पहले सही है। दूसरा, मरम्मत विषय आधार स्तर, तीसरा, तीनों सही है। हमें जल्दी जल्दी चलना है आगे। अब हिस्ट्री आ गई है, और हिस्ट्री तो आपका फेवरेट सब। ये गांधी जी ने कब बोला था? तो दांडी यात्रा के टाइम बोला था, आई थिंक। बताइए। डी ना? हाँ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। डांस करती है वो लड़की, दिखती है ना ब्लैक से कलर में, उसकी फोटो हर जगह ही मिल जाती है। तो इसका सी, कांस। चौरा चौरी वाला बताओ। मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत हैं, क्या है बताओ? बी। कौन सा सेकंड फेवरेट क्वेश्चन? हाँ, अब इधर तो जल्दी जल्दी निपटते जा रहे हैं सब। इसमें भी कुछ नहीं है, गांधी जी ने जो प्रस्ताव विरोध करते हुए सभी क्षेत्रों में। हम्म किस में शामिल करने की, किसके बाद हुआ था ये? किस घटना के उपरांत हुआ था ये? पूंजा पूना समझौता। पूना समझौता आपको पता है, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। और उसके बाद गांधी जी ने छुआछूत से संबंधित एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया था। ना पपीता एक बार फिर आ गया, तो बताइए इसमें कौन सा है जो पुर्तगाली लेके आए थे? तो सी, सभी लेके आए थे पुर्तगाली। अब सोचो, हमारे पास 500 साल पहले कोई अमरूद नहीं था, हम इतने प्यार से अमरूद खाते हैं, है ना। तो पुर्तगालियों के पहले हम अमरूद ही नहीं खाते थे। अनानास भी नहीं खाते थे, पपीता भी नहीं खाते थे। अमरूद तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा ही होगा, पपीता ठीक है, कोई कम ही लोग पसंद करते हैं, अनानास को भी कम ही लोग पसंद करते हैं। लेकिन अमरूद ऐसा लगता है कि ये तो हमारे रगों में बसा है, कब का होगा ये तो, महाभारत और रामायण के टाइम पे भी रहा होगा, है ना। लेकिन टाइम जोन वाला क्वेश्चन आया है, टाइम जोन वाला, जल्दी से बताइए इसके लिए। देखा होगा आप लोगों ने ये क्वेश्चन। इसमें सभी पांच ऐसे हैं जो चार टाइम जोन में आते हैं।
ये हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में ही, टाइम जोन वाला कॉन्सेप्ट। टाइम जोन किससे डिसाइड होता है? लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये भी फिर ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, टाइम जोन जैसा ही क्वेश्चन, टाइम जोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ये पहला सही है, दूसरा गलत है। इसे उल्टा कर देंगे कि यहाँ पर मंगलवार करेंगे और यहाँ पर सोमवार करेंगे तो ये सही हो जाता, तो केवल एक सही है। डेनमार्क में 3 है। चलो कोई नहीं, वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, हम देख लेंगे उस चीज का ना। लेकिन डेनमार्क को आप ग्रीनलैंड को उसमें जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड कर रहा होगा यार। चलो उसे देख लेंगे क्वेश्चन, कोई बड़ा उसमें सूझ नहीं है ना। कॉन्सेप्ट वाइज आइए। इसमें आपको पता है एक डेट लाइन होती है, वो अलास्का जो अमेरिका का हिस्सा है और इधर रसिया का हिस्सा है, इसके बीच से ऐसे गुजरती है कहीं से। तो जब आप इसके पश्चिम तरफ जाएंगे तो दिन बढ़ जाएगा, और जब आप इसके इस साइड आएंगे पूरब की तरफ तो एक दिन पीछे हो जाएगा। एक लाइन के आप दोनों तरफ पैर डाल के खड़े होंगे तो आप एक दिन आगे पीछे का टाइम चल रहा होगा। ठीक है, तो ये टाइम जोन वाले कॉन्सेप्ट और इन सबको हम ज्योग्राफी में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम करेंगे। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और बहुत इजी से क्वेश्चन है। ये वाला किसका? आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, किसका था ये? पेरियार जी का। नाउ इसमें देखिए, बोत्सवाना हीरा, चिली लिथियम, इंडोनेशिया निकेल। तो इसमें क्या तीनों हो जाएंगे सही? बोत्सवाना में हीरा मिलता है, चिली में लिथियम मिलता है, और इंडोनेशिया और इनमें ये। ये वाला इजी है, लास्ट टाइम जैसा ही है, लास्ट टाइम से इजी है ये क्वेश्चन। नाउ ये मैच द फॉलोइंग आती तो हो जाता ही, है ना। नोमाडी, सर्डिनिया, ये होता। तो ये तीनों ही गलत हैं। 80 क्वेश्चन हो गए हैं, जल्दी से हम चलते हैं फिर ना। ये क्वेश्चन रेयर अर्थ मटेरियल से आया है, और ये मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मतलब बूम वाली चीज है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो ये बार बार क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड आते रहते हैं। पहला सही है और दूसरा भी सही है, और इसका व्याख्या भी करता है। गुड मॉर्निंग ऋतिक, बहुत सालों बाद दिख रहा है ये लड़का। नाउ कवच, स्वदेशी तकनीक, रिब्ड नहीं है इसमें, और ये 230 के लिए प्लान था। तो ये तीनों ही गलत हैं। कौन कौन से सही नहीं है? तीनों ही सही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट,
रिप्ट, हाँ ये 230 के लिए है, ये स्वदेशी तकनीक है, इट्स ओके। तो पहला सही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 82, और ये सही नहीं, हाँ तो इसमें, हाँ ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला आइडेंटिफिकेशन, रेडियो ये इसमें यूज होता है, तो ये दो सही नहीं। 83, एक्सियोम 4, गगनयान और ये तीनों सूक्ष्म माइक्रोग्रेविटी। नहीं, सी नहीं होगा, सही नहीं है लिखा ना। इसका बताओ 83 का क्या है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तीनों ही सही हैं, ये तो गूगल से फाइंड आउट करने वाले आंसर्स हैं। और ये भी आपको पता है, सी ग्लोब मास्टर, सैन्य परिवहन वायुयान, वो बड़ा सा दिखता है ना, तो ये सही है। ये एल, ये जेट विमान नहीं है, लड़ने वाला युद्धक विमान नहीं है, तो ये गलत है। और ये सही है, मैरीटाइम गश्ती वाला है ना, केवल दो। ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन एक वर्ड आप भूल रहे होंगे, तो इसका ए है। ये एक दिन हमारी जब उसमें चर्चा हो रही होती, तो सिल्वर आयोडाइड तो मैंने वर्ड यूज किया था, पोटेशियम आयोडाइड वर्ड यूज नहीं किया था आई थिंक, है ना। तो राष्ट्रपति वाला भी इजी सा क्वेश्चन है। नहीं, राष्ट्रपति द्वारा ये कौन सा आर्टिकल 72 में है ना, क्षमा प्रदान करने वाली शक्ति। तो राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में, राष्ट्र क्या हो रहा है ये, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर करेगा नहीं। राष्ट्रपति कुछ भी केंद्र सरकार की सलाह के बगैर नहीं कर सकता। सीमित न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत अधीन आ सकता, लाया जा सकता है। जल्दी बताओ पहला सेंटेंस। यस, ये न्यायिक पुनर्वलोकन के, क्योंकि ये राष्ट्रपति की शक्ति जो 72 आर्टिकल 72 में मिली है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश है उनके अनुसार उसने इसे न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत लाया है, तो आर्टिकल 1, आंसर नंबर 1 सही रहेगा। चलें आगे। ये लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87। क्या होगा मौसमी? 83 84 पर आ गए हो। इसका क्या होना है, 87 का पढ़िए थोड़ा सा। और 87 में ये तीनों सही होंगे, लोकसभा के विघटन के पश्चात लोकसभा पहला, हाँ, जब तक नया स्पीकर नहीं बनता तब तक वही स्पीकर रहते हैं, करेक्ट। और भारत में संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत इस्तीफा दे देगा। ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये वाला, क्योंकि कुछ लोग अपनी मर्जी से दे देते हैं, जैसे वो राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देते हैं तो उनपे क्या लागू नहीं होता है, दल बदल लागू नहीं होता है इस्तीफा दे देने पर राजनीतिक दल से। बाकी लोगों पर क्या लागू हो जाएगा, दल बदल लागू हो जाता है। तो इन पे दल बदल लागू नहीं होता है, लेकिन ये इस्तीफा दें या ना दें इन पे डिपेंड करता है।
थर्ड वन, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, किंतु संकल्प, हाँ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी। 88, ये दल बदल वाला आ गया। अनुसूची 10 दल बदल वाला, ठीक है। कोई भी मंत्री तब तक मंत्री राष्ट्र मंत्री निर्णय होगा नहीं। आपको पता है दल बदल का पूरा कोई भी सदस्य कौन किसके पास पावर होती है इसमें? लोकसभा के स्पीकर के पास पावर होती है, विधानसभा के स्पीकर के पास पावर होती है। इसमें राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती है। जो अनुसूची 10 वाला है, किसके पास पावर होती है? स्पीकर के पास। तो पहला गलत। और इसमें क्या है, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है। हो गया है आरटी, अब इसमें उल्लेख हो गया है, जब ये अनुसूची 10 आई थी तब उल्लेख हो गया, नहीं है, मतलब दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिज के निष्कर्षण, हाँ, ये आइए, ये पॉलिटी से है। और क्वेश्चन इसे अच्छे से पढ़ें। भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिज के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं, वह खनिज भूभाग में अवस्थित हो। ये गलत है। ये गलत है। भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिज की अधिसूचित करने की शक्ति है। एस। दूसरा सही है। अब आंसर निकाल लीजिए। पहला गलत, दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 89, पहला गलत दूसरा सही, आंसर डी। ना, ये तो आई थिंक बिल्कुल करंट से है, आप लोगों को पता ही होगा, नेचर रिस्ट्रिक्शन लॉ किसने लाया? यूरोपियन यूनियन। इसने कुछ अपने रूल्स बनाए हैं कि 20% हमें अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को रिजर्व करना है, और वो 20% बन और ये सब चीजों पे वो कर रहा है। ना, क्वेश्चन नंबर 91, मध्यवर्ती पंचायतों से संबंधित है, सभी राज्यों में होगी नहीं। आपको पता है कि उस राज्य की जनसंख्या इतनी इतनी होनी चाहिए, सब नियम लिखे हुए हैं, है ना? तो सभी राज्यों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। नहीं। आपको पता है पंचायती में 30 वर्ष की कोई एज नहीं है, उसमें 21 वर्ष की एज है। ठीक है। थर्ड वाला देखिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह करने की, आपको पता है कि राज्यों में भी स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है ना? 20 लाख तक की जनसंख्या होगी तब ब्लॉक होगा। वेरी गुड, याद है लड़के को अच्छे से। ठीक है। लेकिन अलग से जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है, वो सारे जो पंचायतें होती हैं उनको उनके फाइनेंस से रिलेटेड सारे मुद्दों को एड्रेस करता है, और राज्य सरकारों को कितना उन्हें देना चाहिए उस सारे, जैसे केंद्र और राज्य के बीच में बढ़ता है ना फाइनेंस कमीशन, बांटता है, वैसे ही राज्यों को। लेकिन स्पेशल कुछ ऐसा नहीं होता जो मुख्यमंत्री अपने लेवल पे करे, वो राज्यपाल के थ्रू वो सारा होता है। तो ये भी गलत है। तो तीनों ही सेंटेंस गलत है। बिम्स्टेक वाला देख लीजिए, इसमें कितने देश हैं? 7 कंट्रीज हैं। सही है। गलत है।
हाँ, इसके अलावा ये भी गलत है। तो आंसर केवल क्या सही है? डी। गांधी शांति पुरस्कार क्यों नहीं मान रहा? हम्म। कौन कौन है ज्यूरी में? इन्हें हटा के सारे लोग हैं। ओह, क्या कर दिया मैंने? एक मिनट वेट। राष्ट्रपति को हटा के सारे लोग। हाँ, सीजीआई शामिल है। राष्ट्रपति किसी भी ज्यूरी में शामिल नहीं होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट है ना। तो राष्ट्रपति को वैसे ही निकाल दिया करो इन सब चीजों से। जीपीएस, गगन आपको पता है ना? तो लेकिन ये केवल प्लेन को उड़ाने के लिए भी नहीं है, प्लेन के अलावा भी, है ना, सटीकता विश्वसनीयता सही। ये गलत। तो इसका आंसर 94 का डी हो जाएगा। ट्रेन के लिए भी इसका यूज हो सकता है, किया जाएगा आगे। हम्म। देखिए, इसका आंसर ये आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही ये एआई समिट हुई थी फ्रांस में। तो इसके बारे में है, देख लीजिए, भारत की सह अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 95। क्या होगा रस्तोगी इसका? ए होगा, पहला तो सही है। दूसरा अन्य देशों, इसमें हाँ, इसका ये सही है। इनमें से देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष, ये तो अब क्या ही बताएं, इन क्वेश्चंस को तो करना असंभव सा हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष, अंतरराष्ट्रीय सशक्त, ये तो सब हम भूल ही जाते हैं, बहुत ज्यादा याद रख पाना इनके लिए संभव नहीं होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं तो ठीक है, अदरवाइज इनमें तो तुक्का भी लगाना मुश्किल होता है। कोई आपके पास रीजनिंग नहीं होती तुक्का लगाने के लिए, स्किप करना ही पड़ता है, कोई इतना याद नहीं कर पाता है। सभी चारों ठीक हैं जो गूगल से फाइंड आउट किए थे, क्योंकि इन्हें याद करना तो किसी के बस की बात नहीं रहती है। हम्म। ब्रिक्स वाला देखेंगे। ओके, ये पहला पॉइंट सही है। रूस के कजान में हुआ है, इंडोनेशिया इसका पूर्ण सदस्य बन गया, ये भी सही है। और ये वाले में इसमें बहुसांस्कृतिकवाद वर्ड नहीं है, बस इसलिए ये वाला गलत है। एक और दो सही है। ठीक है। क्योंकि इसमें मल्टी कल्चरल वर्ड आ रहा है, और उसमें जब लिखा है तो मल्टीलैटरल वर्ड आ रहा है ना? जैसे हम इंग्लिश में देखें इसे, तो अभी इंग्लिश में भी हम देख लेंगे इसे, मल्टीलैटरल वर्ड। खो खो वाला, अब ये तो कौन करेगा यार, ये पॉइंट पॉइंट दे रखे हैं, इस तरीके क्वेश्चन याद करना भी संभव नहीं है। अब इसमें तो ये भी पूछ लिया। 98 देख लेते पहले, लोकपाल वाला। लोकपाल, ठीक है। लोकपाल के विषय में, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवों पर प्रयुक्त होती है, किंतु यह भारत से बाहर पदस्थ लोग। बताइए इसका क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
क्या आंसर होगा? पहला गलत। हाँ, कि सही होगा पहला, कि भारत में ही, रुकना एक मिनट मुझे पढ़ लेने दो ये। क्वेश्चन नंबर 98 का, हाँ, ये पूरे लोग, ये पहला गलत होगा। संसद का कोई भी सदस्य गलत। इसका अध्यक्ष और सदस्य क्या रहा? इसका आंसर केवल एक है 98 का, थर्ड ही सही है जहां तक मुझे लग रहा है, जो मैंने फाइंड आउट किया था। ठीक है, ओनली 3। खो खो वाला बताओ क्या है आंसर? ये तो सब गूगल वाले क्वेश्चन है, इन्हें याद करना, कहीं मिलना इनका बहुत टफ है। तो ए आंसर है इसका। हम्म। और ये तो सभी को याद ही होगा, ये तो अभी पिछले साल की घटना है और सारे लोग बड़े, ये ये थोड़ा सा हो सकता है पढ़ना आता हो, लेकिन ये भी सही है, और दोनों ही आंसर है ना। अभी ये एक बच्ची ने पूछा था 12वां क्वेश्चन नंबर 12 क्या था। अब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए कोई रीजनिंग नहीं होती, उन्हें हमें याद ही करना होता है। हम करंट से या वहां से याद करते हैं। जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं तो हम उन्हें कहीं ना कहीं से। क्वेश्चन नंबर 12। इस कोई चाहेगा इस क्वेश्चन को बताए, आंसर पता है सभी को? केवल 3। मुस्कान खान क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 76, अब तो निकल गया ना क्वेश्चन। ओके, चलो मैं आता हूँ वहीं पे। बहुत कम बच्चे क्लास में आए हैं। ये एक क्वेश्चन पेपर है, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक आध दो क्वेश्चन, कोई इतना वो नहीं रहता है इनमें। फाइंड आउट करना थोड़ा सा हो जाता है। लास्ट टाइम यूपीएससी ने भी अपने 3 क्वेश्चन हटाए हैं, आपको पता है। 2024 का अभी आंसर की दी उन लोगों ने, कितने लोगों को ने आंसर की से मिलाया था पेपर? आंसर की दी है उन लोगों ने अभी 5-6 दिन पहले, आई थिंक। तो कुछ, मुस्कान, ओके, ले रहा हूँ बेटा। तो उसमें उन लोगों ने 3 क्वेश्चन रिमूव किए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर भी गलत दिए हैं उन्होंने, है ना। तो कुछ यूपीएससी तो अपने हिसाब से, अब वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके के इस बार है नहीं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहे। इस बार फैक्ट थोड़े ज्यादा हैं। तो मुस्कान बोलिए बेटा। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर, ये क्वेश्चन था कि जो कथन और कारण वाला क्वेश्चन था ना, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूमन भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती है, ये वाला क्वेश्चन था सर। हम्म
क्या प्रॉब्लम आ रही है सर इसमें? मैं सर ये मुझे समझ नहीं आया, इसको एक बार समझा दें। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो 27 क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आप पास में ही एक चार्ट बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया लैंड, ये हो गया वाटर या आप कहेंगे ओशियन या सी, ये वाटर। सर मुझे कुछ सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट। ओके ओके ओके, हम ले ले रहे हैं वो, आई थिंक शेयर नहीं कर पाया मैं। ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से किया था और ये हम करेंगे अभी ज्योग्राफी में, लेकिन अभी हम आपको 1 मिनट के लिए बता देते हैं। आप समझ में आ रहा है? बीच में हमने जी लैंड सर। लिया है। अब हम मान लेते हैं कि ये इक्वेटर है, 0% है, 0 डिग्री है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब ध्यान देना, जब जनवरी है, जनवरी में सूर्य कहाँ होगा? दक्षिण में। तो यहाँ पर कैसा होगा? सर्दी। मैंने आपको बताया जल और स्थल मतलब लैंड सरफेस और वाटर सरफेस का जो नेचर होता है वो डिफरेंटली बिहेव करता है टेम्परेचर से रिगार्डिंग। तो कैसे बिहेव करता है? सर्दी में इसका टेम्परेचर वाटर का ज्यादा होता है और लैंड का कैसा होता है? कम। ये तो मैंने पढ़ाया था, अदरवाइज हमारी ज्योग्राफी क्लास 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है, यही सब पढ़ना है। अब सोचो, सेम अक्षांश हम कोई अक्षांश लेते लेते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री हम एक लैटिट्यूड ले लेते हैं, उस पर हम देखते हैं कि सेम अक्षांश पर लैंड का टेम्परेचर कम होगा और इसका टेम्परेचर किस ज्यादा होगा। किसका? वाटर सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा। नाउ अब हम झुकाव वाले मैटर पे कैसे जाएं? जब जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो इधर का टेम्परेचर और बढ़ेगा, इधर का और बढ़ेगा, और ऊपर जैसे जैसे पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो देखो, जब हम पोलर की तरफ जाते जाएंगे ओशियन में तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो यहाँ कहीं आके टेम्परेचर इस टेम्परेचर के बराबर आएगा, और जैसे ही हम ओशियन में जाएंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। देखो, जनवरी माह में समुद्र की तरफ इनका झुकाव कहाँ की तरफ है? पोलर की तरफ हो गया। और लैंड एरिया में इनका झुकाव कहाँ की तरफ हो गया? इक्वेटर की तरफ हो गया, है ना? ये हम बहुत डीप तरीके से पढ़ेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। हमने वैसे पढ़ा था अभी जब ज्योग्राफी की क्लासेस चली थी, लेकिन फिर भी हम इन्हें बहुत अच्छे से ज्योग्राफी ही हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो कोई ओके प्रॉब्लम सर। नहीं है, यही हम स्टार्ट करने और वाले हैं। और सर ये पूछना था सर, इकोनॉमिक्स की क्लास मैं पिछली बार पूरी नहीं कर पाई थी। मतलब ब्रेक हो गया था बीच में, कुछ हाँ, डिस्टरबेंस की वजह से। तो सर उसको मतलब आप दोबारा से करवाएंगे उसी तरीके से, या मैं पीछे की क्लासों को करूँ वापस से? नहीं 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 नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कंटिन्यू करना है तो आई थिंक हमारी नवंबर से हम फिर से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, नवंबर तो 1 सर से। रहने दूं मैं? हाँ, आपको रिवाइज करना है तो कर सकते हैं, पुरानी उससे रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है कि आप और कोई सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अभी, इस दौरान आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हमसे, ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करें। मतलब वो मत करिए कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ ग्रैब कर रहे हैं ना। ज्योग्राफी चल रही है, ओ, ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करते चलिए। लेट इट बी, इकोनॉमिक्स को करंट पढ़ते रहिए। जितना पढ़ा है उसकी ओ, अंडरस्टैंडिंग को खत्म नहीं करना है, उसे एप्लीकेबल रखना है। और फिर हम नवंबर से आई थिंक हमारी क्लास फिर से स्टार्ट होगी इकोनॉमिक्स की, नवंबर या दिसंबर से, तो वहां पे हमारा हो जाएगा। ओके सर। सर इस पेपर में तो मतलब बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, और ये कि बता नहीं सकते, मतलब बहुत कम क्वेश्चन सही हुए हैं। बट वो मेरी तैयारी नहीं थी इस वजह से शायद। पर आगे करेंगे अच्छा। पर सर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्या करे सब। आपने दिया था इस बार का अटेम्प्ट लिया था? हाँ सर दिया था। टोटल क्वेश्चन 73 अटेम्प्ट किए थे, उनमें से सर 29 क्वेश्चन सही है सर, जीएस में तो। ठीक है, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि फर्स्ट टाइम में आपको 100% कितने क्वेश्चन सही हुए थे? सर ये टोटली 100 क्वेश्चन, इसमें से मैंने 73 किए थे और उनमें से 29 क्वेश्चन सही है। बस मैंने मॉक नहीं टेस्ट नहीं, वगैरह जब कुछ नहीं लगाया था आप सर। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ उसे समझो। जब आप पेपर दे रहे थे तो जी हंड्रेड सर। परसेंट सही वाले क्वेश्चन आपको कितने लग रहे थे कि 100% सही है ये आंसर हमारे? सर ऐसे तो नहीं देखा, पहली बार दिया था ना, थोड़ा नर्वस भी थे। हाँ कोई बात नहीं, मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बताई थी कि जब आपको लगे कि हम 35 क्वेश्चन पर ही हैं तो आप 70 पर मत रुकिए, फिर आपको 85 और 90 क्वेश्चन टच करने होंगे।
है ना? उस समझ को विकसित करना ही पड़ता है, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें डेवलप करनी ही पड़ती हैं। ओके सर, अगली बार कोशिश करेंगे। जितेंद्र वर्मा 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत कम है। ऐसा पेपर था कि यहाँ पे 91 और 92 टच होने चाहिए थे, केवल 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, 6-7 क्वेश्चन, बाकी अब पॉलिटी और हिस्ट्री और सारे उसमें है। ठीक है, इस बार आपने एक्सपीरियंस के लिए दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब सिलेक्शन के लिए देंगे तो आपको अब धीरे धीरे हम इन स्ट्रेटजीज पे भी बात करते रहेंगे, बीच बीच में टाइम निकाल के स्ट्रेटजीज में बात करते रहेंगे, तो आपको सीखना होगा उन सब चीजों से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर था मैं अटेम्प्ट करता तो 92 93 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू मिडिल ईस्ट से ज्यादा जा रहा है क्या? किसान क्या कह रहा है? वो कनेक्टिविटी दे रहा है, लेकिन ये जो कॉरिडोर है ये मिडिल ईस्ट उधर नहीं जा रहा है, सेंट्रल एशिया नहीं जा रहा है, सेंट्रल एशिया से वहां के लिए एक अलग रोड डल रही है, वो अलग कॉरिडोर का नाम है उसका। अब मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है, जब लास्ट टाइम मैं एग्जाम दे रहा था उस टाइम रट्टा मारा था। वो अलग कॉरिडोर है, उसी कॉरिडोर को लिंक करते हुए मिडिल ईस्ट तरफ जाने के लिए वो अलग अलग कॉरिडोर के नाम है वो, है ना? बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है आप लोगों को, बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये नहीं है। इस पेपर में कोई भी बच्चा हमसे कह रहा है 85 से नीचे या 80 से नीचे हमने अटेम्प्ट किए हैं, तो आप समझिए, क्योंकि कट ऑफ ही 50 अप जाने वाली है, 50 के अराउंड कट ऑफ जाएगी। 50 के अराउंड कट ऑफ जाने का मतलब है कि 50 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। आपने 65 क्वेश्चन किए हैं, तो आप में इतनी एक्यूरेसी कहाँ बची? फिर इतनी एक्यूरेसी किसी में नहीं होती है कि आपको 52-53 नंबर के मार्क्स मिल जाए पॉजिटिव और 5-6 क्वेश्चन गलत हो ना। तो ये किसान बस यही मात खा गए, वो आपके ही 15 क्वेश्चन ज्यादा होते ना, तो आपके नंबर भी ज्यादा हो रहे होते। हम इन सब स्ट्रेटजीज पे बात करते रहेंगे अब हम, है ना? केवल हम पढ़ाई के केवल पढ़ाई के लिए ही हम बात नहीं करेंगे। अब फर्दर हम आपको ये बताएंगे कैसे अप्रोच करना पड़ता है। वो जैसे अभी हमने 2 दिन बताया, उसमें नहीं चलता है काम। हम इस चीज को अपनी हैबिट में लाएंगे कि आपको अप्रोच करना क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन पेपर को समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये थोड़ी सी समझ विकसित करनी होगी अपने आप में। हेलो। हेलो बेटा। गुड गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, आ रही है, आवाज आ रही है। सर क्या आप पूछ रहे थे, मतलब इस बार का जो भी क्वेश्चन आया, मतलब सिलेक्शन तो मेरा भी नहीं हो रहा है, मतलब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है जिस तरह अभी मिला है सर। अरे तुमने बोला था कि तुम अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं, अटेम्प्ट दे रहे थे सर, शुरू से अटेम्प्ट बोल रहे हैं कि अटेम्प्ट देना है इस बार। किसी ने सी मुझसे सेट। बोला था। हाँ, नहीं नहीं, सी आप सेट। याद है सर, क्योंकि आप बोले थे कि 100 में वही लोग आओ जो अटेम्प्ट दे रहे थे, हम आए थे 100 में। ओके ओके। तो क्या रहा फिर? सी सेट तो खैर लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि इस बार कंप्रीहेंशन बहुत ईजी था, मतलब जिस तरह कंप्रीहेंशन हम लोग क्लास में किए थे, और जो हम्म। 3 सी सेट सर का रहे थे उसमें तो टफ पड़ा था ढूंढने में, लेकिन वहां पे बहुत से कंप्रीहेंशन ऐसे थे जिनके आंसर डायरेक्ट मतलब कि पैसे से मिल जा रहा था, लाइन बाई लाइन। हाँ, मैंने देखा नहीं सी कंप्रीहेंशन सेट का पेपर अभी। नहीं, कंप्रीहेंशन मतलब 47 अटेम्प्ट कर पाए हैं, और इस बार का थोड़ा इजी लगा हमको, मतलब कंप्रीहेंशन मतलब कि जो क्लास में किए थे उसके तुलना में। बट जीएस तो खैर नहीं हो रहा, बट इन सर ऐसा मतलब एक सेशन आप लाते ना कि थोड़ा एनालिसिस कर दे लोग कि मतलब यूपीएससी क्वेश्चन बेस कैसे रहा है, मतलब कहाँ से, मतलब होता है एक डीप एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज नहीं, मतलब एक वो थोड़ा मतलब उसका थिंकिंग क्या है, क्या सोच के आंसर दे, मतलब किसी भी क्वेश्चन सेट कर, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन ये बेसिक बेसिक सा दिया एकदम, जैसे बोलना गूगल वाले क्वेश्चन, और गूगल वाले क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता नहीं है कि देगा, और हम लोग नहीं जैसे नहीं, और ये। हमेशा ही देता है। टेन अच्छा टू फिफ्टीन क्वेश्चन गूगल वाले हमेशा ही देता है। 10 to 15 अच्छा क्वेश्चन उसका एक अपना, हर पेपर को देखिए आप, 10 to 15 क्वेश्चन हमेशा ही वो देता है। हाँ, इस अच्छा तरीके देते का हैं। हम 2-3 साल के पेपर इकट्ठे करके 4 साल का एक ट्रेंड देखते हैं। हाँ ट्रेंड वही वाली बात ट्रेंड हम ट्रेंड देखना था, हाँ। ना और फिर करते हैं। मतलब हाँ ऐसा ही, और जिस तरह हम हिस्ट्री में जिस तरह सर पढ़ाया था, जितना डीप मतलब वो राष्ट्रकूट मतलब जितना भी डीप, उतना डीप तो हिस्ट्री आया ही नहीं एनसीएट में, तो थोड़ा लग रहा है कि उतना पढ़ना बेकार हो गया क्या, उतना डीप में नहीं पढ़ना। नहीं 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 नहीं, पढ़ना बेकार कभी नहीं होता है।
एक्चुअली यही यूपीएससी के साथ वो है। हम्म इकोनॉमिक्स जो आई है और लास्ट टाइम आई 2 साल इकोनॉमिक्स बिल्कुल ट्रेडिशनल आ गई है। अगली बार आप तैयार रहिए कि इस तरह की ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से कम मिलने वाला है। इस बार तो देखो, जो लास्ट 2 क्लासेस इकोनॉमिक्स की मैंने ली हैं उससे 10 क्वेश्चन है। वहां 2 क्लासेस से 10 क्वेश्चन है, जो हम रिवीजन वाली क्लासेस चल रही थी। केवल बजट से 4-5 क्वेश्चन है और बिल्कुल बजट से बहुत मतलब क्वेश्चन है। बहुत, 2 तो उससे ही आ गए हैं, घाटे वाले से आ गए हैं, डेफिसिट वाले कॉन्सेप्ट से आ गए हैं 2 क्वेश्चन। दो यस सर। क्वेश्चन वो पूंजीगत व्यय देता और वो वाला आ गया है। 4 या 5 क्वेश्चन बजट के कॉन्सेप्ट से हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़ा सही लगे, है ना। मतलब सब लग रहा है बढ़िया। कि क्लास और में पढ़ा हमने हुआ रहा है। हमने हाँ पूरा ही क्लास में पढ़ा इकोनॉमिक्स। केवल 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, एक वो कृषि और वो जो है ना इनकम टैक्स अधिनियम 1961, उसे हाँ हमने हाँ। नहीं पढ़ा था, है ना। और हम्म। एक क्वेश्चन और था जिसे हमने नहीं पढ़ा था, बाकी मोरलेस सर्कुलर क्वेश्चन। सर्कुलर इकोनॉमी वाला था। नहीं, सर्कुलर इकोनॉमी हमने एक बार आप लोगों को डिफाइन किया था, लेकिन हाँ वो थोड़ा उस सा पे बताया पॉइंट था, आए हाँ। थे। हाँ बताया था। तो वो मैंने हमेशा ही कहा है कि क्लास इज मोर देन योर बुक्स योर नोट्स, है ना। क्लास हमेशा ज्यादा होती है, टीचर हमेशा बहुत सारी चीजें बताता है। स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हमें ऐसे बैठना होता है वहां कि हम वो चीजों को ग्रैब करें और लिख लें। जरूरी नहीं कि सर ने वहां लिखवाया, ये हमारी समझ होती है, आपको ये विकसित करनी होगी। टीचर आपको फैसिलिटेटर बन के आया है ना, आपको हाथ पकड़ के वहां तक नहीं पहुंचाएगा। हम लोग तो बस एक फैसिलिटेटर हैं, पीछे से पुश कर सकते हैं। आपको खुद भी अपने रिदम को डेवलप करना होगा। तो जैसे कभी कोई टीचर नया टॉपिक बता रहा है, उसके दिमाग में आया समझाते समझाते, जस्ट राइट डाउन कर लो कि सर ने क्या बताया। आपको समझ नहीं आया, आपको लग रहा है और जानकारी चाहिए, तो कभी और क्लास में पूछ लो कि सर इसके बारे में आपने अभी और नहीं बता दीजिए थोड़ा सा। होता है ना, हम लोग भी ह्यूमन होते हैं, बहुत सारी चीजें स्किप होती हैं, बहुत सारी हम्म। चीजें हम कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, उसके साथ हम एग्जाम्पल के रूप में कुछ और बताने की कोशिश कर देते हैं। वो आपको नई चीज मिल जाती है, वो राइट डाउन किया करो, उसे छोड़ो मत, है ना। हम लोग जैसे आप लोगों को तो टीचर की बहुत तगड़ी फैसिलिटीज है। हम लोगों के टाइम पे तो टीचर सिर्फ आते थे, लेक्चर देते थे बोर्ड पे लेक्चर देके चले जाते थे। और बड़ी बड़ी सी बात, हाँ बड़ी बड़ी बातें मारते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख के अंडरस्टैंड। हेलो। हाँ बताओ, आवाज आ रही है ना। यस सर, आ रही है सर। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको भी कुछ चीजें डेवलप करनी होंगी, नॉट क्लास। आप किसी के भी क्लास में हैं, टीचर कभी कोई हम्म एग्जांपल दे रहा है, कुछ चीजें दे रहा है, हम्म राइट नोट डाउन कर लो। आपकी बुक आपके साथ जाने वाली है। अभी तो आप कथा जैसी टीचर की बात सुन लोगे और भूल जाओगे। तो वो कथा केवल आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए है ना। हम्म। लेकिन उस कथा के कुछ प्रसंग को साइड में लिख लिया करो, ऐसे बॉक्सेस बना के। जब आप उसे रिवाइज करोगे तो आपको वो चीजें याद आएंगी कहानी जैसा कुछ थोड़ा सा। ना। हम्म। अ, वैसे सर कनिष्क, इधर एज हाँ, डिफरेंट, एज डिफरेंट पहला अटेम्प्ट था मेरा इस बार। और कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, बढ़िया एज था क्या है? मतलब। एज वहां पे लगा मतलब एक से बड़ा, मतलब एज छोटे, हमसे भी छोटे लोग के एज थे, मतलब एकदम। कुछ लड़के, और कुछ लड़के नहीं, 2-3 लड़कियां ही थी जो कि लग रहा था कि अभी 17-18 साल के होंगे, बट 21 ऐसे ही सर्टिफिकेट में करके आ गई हैं। और कुछ लोग काफी एज थे, मतलब अप्रोक्स आपसे भी ज्यादा एज के कुछ लोग थे वहां पे, हम्म, हम्म। मतलब थोड़े होते ज्यादा ही, हाँ 40 होते प्लस। हैं। और वहां पे मतलब देखो, सर ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में भी कुछ लोग ये देखे मैंने, एकदम। हाँ मैंने तो ऐसे ही बोला था कि एग्जामिनेशन रूम में जाना तो आसपास ताड़ते रहना, टाइम पास हो जाता है। लेकिन ऋतिक ने उस बात को अच्छे से, अरे सर, है अब ना ऋतिक। आंख बंद तो नहीं ना कर सकते हैं सर, मतलब सामने हाँ दिख नहीं गया नहीं कि नहीं, नहीं, तो ऐसे इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन। था कि टेंशन नहीं होती, तुम आसपास देखते रहना कौन कितनी एज का, कौन सी लड़की कैसी ना, कौन सा लड़का, ये देखना चाहिए। हम जाते हैं, हमारा मतलब मैंने कहा था वो 1 घंटे, आपको रियलाइज हुआ होगा, वो हम्म सबसे टफेस्ट टाइम होता है वो 1 घंटे रूम में बैठना और अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रखना। हम्म अभी आप उतने प्रेशर में नहीं थे कि आपको पता था कि हमारी कुछ पढ़ाई कम हुई है, कुछ ऐसा रहा, तो आप उतने टेंशन में नहीं हो। जो बच्चा इसलिए बैठा है कि हमारे लास्ट अटेम्प्ट है या 1-2 अटेम्प्ट बचे हैं, या फिर उसे लग रहा है कि अब हमारा बिल्कुल
पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब हमारा जजमेंट स्टार्ट होने वाला है, अब लोग हमें जज करेंगे। उस बच्चे के लिए वो 1 घंटा बहुत टफ होता है। वो 1 घंटे के लिए मैंने आपको बताया था और तुमने उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से लागू किया है ना? तो हम लोग बढ़िया। बाकी लोग भी देख रहे थे, काफी एकदम सीरियस मूड में, एकदम मतलब एकदम हाँ, बस वो सीरियस मूड में वहाँ बच्चे। नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए। सीरियस मूड में वहाँ कभी नहीं रहना है। तुम्हें ऐसी ही हल्की-फुल्की हरकतें करती रहनी चाहिए ना, बड़ा रिलैक्स रहो। आज तो तुम इतने स्ट्रेस में नहीं रहोगे, लेकिन जब नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होगे, हाँ, वो जब स्ट्रेसफुल तुम्हें रहेगा। लगेगा कि पूरी तैयारी हमारी है और अब हम सिलेक्शन के आस-पास जाना चाह रहे हैं, तब आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। तब वो 1 घंटा कैसे निकलेगा वो, है ना? हाँ, तब थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, तो फिर क्या क्या बात हुई तुम्हारी? नहीं, एज बात पूछी कुछ थी क्या नहीं, तुमने? नो हाँ, मैंने आज से 2 और दीदी ही थी, मतलब जो 2-3 अ, अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे चुकी थी लोग, तो उनसे भी थोड़ा बहुत बात हुआ, तो बोले कि नहीं पेपर इजी ही जा, मतलब पेपर इस बार का थोड़ा पिछली बार का 2024 की तुलना में इजी है थोड़ा, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हाँ, थे आसपास के लोग। 23-24 की तुलना में इजी है पेपर। और बट लेकिन ये क्या कहते हैं, ट्रेन में भी कुछ लोग को देखे थे कि एकदम पूरा एकदम एनालिसिस किए जा रहे हैं, एनालिसिस नहीं मतलब ट्रेन एग्जाम से पहले पूरा ट्रेंड्स देख रहे हैं। मैंने पहले बोला था ना कि उन लोगों से दूर रहना जो सेकंड पेपर के पहले एनालाइज कर रहे हो, प्लीज उनसे हमेशा उन दूर लोग का रहो। बिल्कुल नहीं था कि उतना चीज पढ़ने को है, एक दिन में क्या ही पढ़ लेंगे, हाँ, सबको लग। ओके ओके, सर, थैंक यू सर। यस ओके। सर, थैंक यू सर, बाय। कनिष्क मैं कनिष्क इधर आओ। तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा गया? कनिष्क, हाँ, तुम बताओ तुम्हें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैसे लगे और कैसा पेपर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैसे गए? क्योंकि तुम्हारा क्लास में वो मुझे अच्छा लग रहा था कि इकोनॉमिक्स तुम्हें समझ अच्छे से आ रही है। मजा आया ना इकोनॉमिक्स देके? फिर कहाँ मात खा रहे हो? कुछ हमें भी पता चले जो बच्चे इस बार सीरियस नोट पे दिए हैं, वो कहाँ उन्हें लग रहा है कि कहाँ हम मात खा गए। तो हम हेल्प कर सकें या जो भी मेंटर हैं हमारे टीचर्स हैं, तो वो आपको कैसे हेल्प करें। कोई बात नहीं, अभी मत करो, आप अपने आप को एनालाइज़ कर लेना, फिर कभी किसी दिन हम इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। जो बच्चों ने सीरियस दिए हैं और उन्हें लग रहा है कि सर हम इस जगह पे थोड़ा-सा गिरे या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हमारे सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट, जहाँ आपको लग रहा है कि इस जगह हमें थोड़ा-सा लैगिंग रह गई, है ना? तो ओके, क्योंकि जिन्होंने सारे बच्चे अच्छे हैं, मैंने किसी एक का नाम इसलिए लिया क्योंकि जो बच्चे अच्छे से दे रहे हैं, वो कह रहा है मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहाँ तुम ये 15-20 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन कहाँ लैगिंग कर रहे हो? ये 10 नंबर 10 क्वेश्चन वाली इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं? ये हर चीज़ आप अपने लेवल पे एनालाइज़ करो। आप टीचर से थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया करो 2 मिनट 3 मिनट क्लास के बाद कि सर इस जगह पे मेरा ऐसा थोड़ा-सा गिरावट है या इस जगह हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, व्हाट शुड आई डू? कैसे हम करें, कैसे करें, है ना? तो हम करते हैं। ओके? चलो अब हम मिलते हैं, किसका हैंड रेज़ है? एज़ाज़, ये एज़ाज़ दीदी, नाम इसका भूल जाता हूँ मैं, क्या नाम है इसकी का? हेलो, आदाब सर हाँ, जी। नमस्ते बेटा। हाँ, नमस्ते बेटा। सर जी, मैंने ना 2024 में अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे उस टाइम 52 बने थे, 53 मार्क्स आए थे 53। मार्क्स। हाँ, मेरा अभी रिजल्ट आया था तब देखे थे मैंने, हाँ, लेकिन मैंने इस बार नहीं दिया। कोई बात नहीं। अब इस बार अगली इस इस बार नहीं मैंने दिया कल ना? पेपर कल दिया था। वो हुँ, पेपर मैंने कल दिया था, तो मैंने इसमें 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि 2 घंटे हो गए थे सर। फिर मैंने 2 घंटे का ही के बैठी थी, तो मेरे 64 क्वेश्चन हो गए थे उसमें, फिर हुँ, पेपर के हिसाब से दिया था अकेले बैठ के। हाँ। तो 2 घंटे में फिर 64 क्वेश्चन ही कर पाए मैं। और उसमें से नंबर मेरे कित मार्क्स नंबर आए हैं मेरे 61.5। आज मैंने 61 आपके साथ एनालिसिस किया पूरा पेपर, तो ओके। 61.5 नंबर आए मेरे उसमें। तो सब अब आपको क्या करना है, सभी लोगों के लिए बात है, जिन लोगों ने ऐसे जी, काम किया है, जैसे इस लड़की ने कहा, क्या नाम बेटा है तुम्हारा, नाम क्या है? सादिया। फातिया। हाँ, जैसे कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, यू हैव टू एनालाइज़ कि किस सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन गलत हुए और किस एरिया में गलत हो रहे हैं। वो एनालाइज़ करके अपने पास रखो और जब क्लासेस चलेंगी तो 1 टू 1 हम 1-1, 2-2 मिनट देके आपसे हम बात करते रहेंगे। ठीक है? जो सभी को करना है। हिस्ट्री वाला ना, वो अच्छा रहा है। अब की बार हिस्ट्री वाला सारे क्वेश्चन अच्छे रहे हैं, सही भी हाँ, हुए हैं।
ओके, पॉलिटी इकोनॉमिक्स वाला पॉलिटी कैसा रहा? इकोनॉमिक्स भी अच्छा रहा, लेकिन मैंने जितने किए ना भी सही हुए हैं। मैंने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मुझे डर लगता है उससे, तो मैंने जितने किए में सही हुए हैं। बहुत कम किए थे मैंने, इसीलिए 64 क्वेश्चन रहे मेरे। हाँ, 64 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत कम है, और उसमें आपके जी 31 सर। क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आपका 50-50 का रेशियो जा रहा 39 है ये, है ना? 39 39 थे बस। 39 सही हुए ना, तो जी जी। वो काफी अच्छा। 39, 40, हाँ, थोड़ा सा और इम्प्रूव होता ना 64 में, ये 41, 43 तक पहुंच जाते सही, करेक्ट, देन आपका बढ़िया था, कोई इश्यूज नहीं थे। जी सर, चले, मैंने वो एक टाइम हो गया था, तो टाइम। कोई बात नहीं, जी स्पीड सर। अप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अभी अब हमारे पास पूरा साल है, और उस चीज को एक पूरा स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे ना, एक टीम के साथ, एक दूसरे को हेल्प करते हुए, जी सर, है ना? थैंक यू सर। ओके बेटा, इस तरीके से एनालाइज करके अपना पेपर रखिए, सब्जेक्ट एनालाइज करके रखिए, सब्जेक्ट का एरिया एनालाइज करके रखिए, कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर हम ऋतिक, हम कल बात करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में। ओके, जी सर, गुड। थैंक यू सर। ओके, सब लोग अपने लेवल पे कुछ काम करके रखिए, फिर हम मिलते हैं जब हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मिस मत करना, स्टार्टिंग की क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट वाली होगी ज्योग्राफी के, जो हमें बिल्कुल यूज होने वाले हैं, जो हम कहते हैं ना एनसीईआरटी टाइप की, उन्हें बिल्कुल मिस मत करना। और वो ही आप, क्योंकि हम फिर आगे वोकैब यूज करेंगे, बार बार हम पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल नहीं करेंगे, एक तो टाइम भी जाता है, बहुत सारे बच्चों को नुकसान होता है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए बोरिंग होती है क्लास फिर। तो सभी लोगों को, जितने भी लोग ज्वाइन करें क्लास, तो टाइम पर आएं, या फिर जो नहीं कर पा रहे हैं वो रिकॉर्डेड क्लास देख लें एटलीस्ट, है ना? चलते हैं, बाय।